क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बारे में सोचा है, लेकिन ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से आपने कभी रिस्क नहीं लिया होगा। अगर आपसे कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट की नॉलेज के बगैर भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छे रिटर्न पा सकते हो और साथ ही इन्वेस्टमेंट की सारी स्ट्रेटेजीज को अच्छे से समझ सकते हो। अब आप ये सोच रहे हो कि ये कैसे पॉसिबल है। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, वो भी सिर्फ इस बुक की वजह से, जिसको दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी रिकमेंड करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि मेरी सक्सेस का क्रेडिट भी इसी बुक को जाता है। यहाँ तक कि इस बुक को बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इस बुक को बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है। इसको सबसे पहले 1949 में पब्लिश किया गया था। ग्राहम एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और प्रोफेशनल इन्वेस्टर थे। ग्राहम को ही सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाला इंसान माना जाता है। वॉरेन बफेट जो कि बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट का कहना है कि ग्राहम की वजह से ही वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट को समझ पाए और अपनी लाइफ में वो अपने फादर के बाद उनको ही सबसे ज़्यादा मानते हैं। इस बुक से आपको ये पता चलेगा कि आपके थोड़े से हार्डवर्क की वजह से ही आप एक बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको किसी फैंसी डिग्री, हाई IQ या लक की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इन्वेस्टमेंट की बेसिक नॉलेज, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और अपने इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप यह चीज़ करते हैं तो आप इजीली स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस बुक की समरी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, लोग हमेशा ये सोचते हैं कि कोई भी चीज़ खरीद लो, फिर उसे 2 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल तक रखे रहो तो वो इन्वेस्टिंग होती है, जबकि यह इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। ऑथर ने अपनी बुक में ये सजेस्ट किया है कि इन्वेस्टिंग में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें इस तरीके से हैं, जैसे कि फर्स्ट इज थ्रो एनालिसिस। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होना ज़रूरी है। आपकी एक डीपर एनालिसिस होनी चाहिए। वो एनालिसिस किए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो इन्वेस्टिंग नहीं है। सेकंड इज सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। जो पैसा आप लगा रहे हो ना, वो सेफ होना चाहिए। मतलब इन्वेस्टिंग प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए, आपका जो पैसा है ना वो सेफ होना चाहिए। प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो डेली फ्लक्चुएट होता है, लेकिन साल या 6 महीने में आप देखें ना तो आपको ये ना लगे कि मुझे इस चीज़ में लॉस हो गया। मतलब आपका जो पैसा है वो सेफ होना चाहिए। थर्ड इज एडिक्वेट रिटर्न। आपको इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पर सफिशिएंट रिटर्न भी मिलना चाहिए। डिफिकल्ट रिटर्न थंबनेल रूल के हिसाब से वो होता है जो आपको फिक्स एसेट से मिल सकता है, उससे हमेशा 5% ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि आपको FD के ऊपर 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो उस पर 12% का रिटर्न मिलना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपके इन्वेस्टमेंट में शामिल होनी चाहिए, तो इससे ही सही इन्वेस्टिंग कहा जाता है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो उसे गैम्बलिंग बोला जाएगा, जिसमें आप तुक्का मार रहे हैं कि मैंने इस कंपनी का शेयर ले लिया है, शायद ये शेयर चल जाए। नेक्स्ट चैप्टर इज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर मार्केट। ऑथर का कहना है कि जो मार्केट होती है ना, वो आपको रोज शेयर के प्राइसेस रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आज कोई चीज 100 रुपए में ले लो तो कल बोलेगा 110 में ले लो, परसों बोलेगा कि 50 में ही ले लो। से उन्हें मिस्टर मार्केट वाली टर्मिनोलॉजी से शो किया गया है। वह कहते हैं कि मिस्टर मार्केट रोज आपके सामने किसी कंपनी का शेयर किसी खास प्राइस पर आपके सामने रखता है। वे कहते हैं कि जो मिस्टर मार्केट होता है वो ज्यादातर टाइम सही होता है, यानी 60 से 70% किसी कंपनी का रेट, लेकिन कभी कभी वो इमोशनल प्रॉब्लम में पड़ जाता है। इसी के वजह से वो बहुत ही सस्ता प्राइस कोड रखता है या फिर कभी महंगा प्राइस कोड रखता है। यहीं पर आपको सही डिसीजन लेना है। अगर आपने सही डिसीजन लिया तो आपको उसके बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। जहां आपने गलती की वहां पर आपको खराब रिजल्ट मिलेंगे। ग्राहम का सजेशन है कि जब मिस्टर मार्केट बहुत पेसिमिस्टिक हो तो आपको खरीदना चाहिए, जब मिस्टर मार्केट बहुत ऑप्टिमिस्ट हो तो आपको नहीं खरीदना चाहिए, तब आप बेचिए। यानी जब मार्केट में बहुत गिरावट हो तो आपको खरीदना चाहिए, वहीं जब मार्केट बहुत ज़्यादा तेजी से हो तो आपको बेचना चाहिए। सो नेक्स्ट चैप्टर इज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने इन्वेस्टर की जिंदगी बदल दी। इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशनल रूप इसी कॉन्सेप्ट ने दिया। हम में से सभी लोग अपनी एनालिसिस में ना बहुत सी गलतियां करते हैं। हो सकता है हमारा एनालिसिस सही हो, लेकिन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बदल जाए जिसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है। कई रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण आप जो उम्मीद कर रहे हो वो नहीं हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही सेफ्टी लेकर चलें। जैसा मान लेते हैं आप एक इंजीनियर हैं, आपको एक ब्रिज बनाने का काम दिया गया है जिसकी 10,000 पाउंड की कैपेसिटी
कैपेसिटी हो, तो क्या आप 10,000 पाउंड वाली कैपेसिटी वाला पुल बनाएंगे? अगर आपने एग्जैक्टली 10,000 पाउंड का पुल बना दिया, फिर अगर उस पुल पर 11,000 पाउंड वाला ट्रक निकल गया तो ब्रिज टूट जाएगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलनी चाहिए, इसलिए हमें 12,000 पाउंड की कैपेसिटी का ब्रिज बनाना चाहिए ताकि आपको सेफ्टी मिल जाए। यही सेफ्टी आपको इन्वेस्ट करते टाइम भी बरतनी चाहिए। वह तब मिलेगी जब आप किसी भी कंपनी का शेयर उसके फेयर प्राइस से नीचे परचेज करेंगे। अगर उसका फेयर प्राइस 100 रुपीज है तो आपको उसे 70 या 80 या 60 में खरीदना चाहिए। जब आप उससे नीचे प्राइस पर खरीदते हो, यानी 100 की चीज को 70 में खरीदते हो, तो जो आपकी तरफ से एनालिसिस में गलती हो सकती है वहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। कंपनी का थोड़ा बहुत बिजनेस जो खराब हो सकता है वो आपको सेफ्टी दे देगा, या ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा तो यहाँ पर आपको सेफ्टी मिल जाएगी। इसलिए हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। ऑथर ने इस बुक में कुछ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स बताए हैं। फर्स्ट है डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें लॉस से डर लगता है, जो टाइम नहीं देना चाहते, जो रिसर्च नहीं करना चाहते, इसके साथ ही जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे इन्वेस्टर को ही डिफेंसिव इन्वेस्टर कहा जाता है। ये इन्वेस्टर ऑटो पायलट टाइप के नेचर के होते हैं। वो ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसमें वे ऐसे शेयर को रख दे जिसमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत ना पड़े, रेगुलर ट्रैक करने की जरूरत ना पड़े। ऐसी कंपनियों में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये इन्वेस्टर ज्यादा इमोशनल होते हैं या फिर फियर, ग्रीड जैसी चीजों से ज्यादा डरते हैं। इन्हें एवरेज रिटर्न ही मिलते हैं। सेकेंड इज एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो रिसर्च के लिए टाइम देते हैं। ऐसे इन्वेस्टर को खुद पर काफी बिलीव होता है, ऐसा लगता है कि वह अच्छी रिसर्च कर रहा है, वो खुद पर कॉन्फिडेंट रहता है। ऑथर कहते हैं अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऐसे इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न बनाते हैं। वहीं पर ये इन्वेस्टर डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह का पोर्टफोलियो पसंद नहीं करते। ये इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग पोर्टफोलियो को पसंद करते हैं। ये इन्वेस्टर इमोशनल नहीं होते, बल्कि ये नॉलेज और इंटेलिजेंस पर भरोसा करते हैं। इनमें पेशेंस होता है। इन इन्वेस्टर्स को एवरेज से ज्यादा रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट इज हाइब्रिड इन्वेस्टर। एंटरप्राइजिंग और डिफेंसिव इन्वेस्टर के बीच और एक इन्वेस्टर भी होता है जिसे हाइब्रिड इन्वेस्टर कहते हैं। ये वे लोग होते हैं जो डिफेंसिव के साथ एंटरप्राइजिंग भी होते हैं। ये दरअसल उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो रिसर्च में टाइम खर्च करना नहीं चाहते, या फिर इनको रिसर्च करने की नॉलेज ही नहीं होती है। किसी सही इंसान की एडवाइस लेने के लिए भी पैसा नहीं खर्च करना चाहते। ऐसे लोग टीवी पर, सोशल मीडिया पर सुनकर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा बिलो एवरेज रिटर्न मिलता है, ज्यादा समय वे लॉस में ही रहते हैं। ऑथर ये सजेशन देते हैं कि आप कभी हाइब्रिड इन्वेस्टर मत बनना। या तो आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए, या फिर नहीं कर सकते तो डिफेंसिव इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, लेकिन कभी हाइब्रिड इन्वेस्टर मत बनना। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर 5 स्ट्रेटेजी टू मैक्सिमाइज रिटर्न। राहम ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की 5 स्ट्रेटेजीज दी हैं जिन्हें आप अपने नेचर के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटेजी फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर को मिनिमम एफर्ट्स की जरूरत होती है। ना तो यहाँ पर कोई रिसर्च करनी है, ना ज्यादा दिमाग लगाना है, ना ज्यादा टाइम खर्च होगा। यहाँ पर आप केवल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। इंडेक्स फंड का मतलब है कि आप 90 बेस्ड या बैंक बेस्ड फंड ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रिटर्न भी एवरेज के करीब ही मिलेगा, या यूं कहे तो जैसे इंडेक्स चलेगा वैसे ही आपको रिटर्न मिलेगा। यह मिनिमम एफर्ट वाली स्ट्रेटेजी है। यहाँ आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी होगी, इसलिए आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड स्ट्रेटेजी इज, इस स्ट्रेटेजी में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यह भी डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए ही है। ऑथर कहते हैं कि आप इस ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिस कंपनी में कम से कम 500 मिलियन का रेवेन्यू हो। अगर इससे भी कम रेवेन्यू हो तो इन्वेस्ट मत कीजिए। उस कंपनी के पास करंट लायबिलिटीज के 2 गुने करंट असेट होने चाहिए। उस कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग उसके नेट करंट असेट से कम होनी चाहिए। वो कंपनी 10 ईयर से लगातार प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बीच के एक आधा साल में लॉस में चली जाए। वो कंपनी 10 ईयर से लगातार डिविडेंड पे कर रही हो, उस कंपनी को आपको ऐसे देखना चाहिए। वो कंपनी अपना मिनिमम ईपीएस 10 साल के आधार पर 1/3 बढ़ा लेती हो, यानी 10 साल के अंदर 33 to 35% की ग्रोथ देती हो। ऐसी कंपनियों में भी आप इन्वेस्ट कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 टाइम्स ऑफ अर्निंग के ऊपर मत कीजिएगा, या वो अपनी बुक वैल्यू के 1.5 टाइम से नीचे चला रही हो तभी इन्वेस्ट कीजिए। इस स्ट्रैटेजी का जब आप पोर्टफोलियो बनाएं तो आपको
मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30 स्टॉक रखने चाहिए। थर्ड स्ट्रैटेजी इज, ये स्ट्रैटेजी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई। यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, इसके साथ रिसर्च वर्क भी होता है। यहाँ पर आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए जिनमें करंट असेट्स कम से कम 1.5 टाइम्स करंट लायबिलिटीज से ज्यादा हो। इन कंपनियों का करंट डेब्ट करंट असेट से 1.1 टाइम्स ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 110% से ज्यादा उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए अपने करंट असेट्स के मुकाबले। दूसरी चीज जो देखनी चाहिए, उस कंपनी ने पिछले 5 इयर्स में कोई लॉस ना किया हो, यानी लास्ट 5 इयर्स में वह हर साल प्रॉफिटेबल रही हो, साथ ही लगातार डिविडेंड भी पे किया हो, इसके साथ उसकी अर्निंग में कुछ ग्रोथ भी हो। ऐसी कंपनियों में स्टॉक आपको उसके फिक्स्ड असेट्स का 1.2 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी उसका जितना फिक्स्ड असेट्स है उसके मुकाबले उसमें 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतना आपको उसका मार्केट कैप मिल जाएगा। मतलब उस मार्केट कैप से ऊपर ज्यादा आपको नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो कम से कम 20 का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। नेक्स्ट फोर्थ स्ट्रेटेजी इज, ये स्ट्रेटेजी भी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए है। ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आपको ऐसी कंपनियों में शेयर लगाना चाहिए जो अपनी नेट करंट असेट्स वैल्यू NCAV के नीचे चल रही हो, यानी जितना कंपनी का करंट असेट्स है उसके नीचे उसका मार्केट कैप होना चाहिए। ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसी कंपनी पिछले 2 साल में लॉस में ना गई हो, कम से कम पिछले 2 साल उसके प्रॉफिटेबल होने चाहिए, क्योंकि यह एक रिस्की स्ट्रैटेजी है। इसलिए आपको कम से कम 30 स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो भी ज्यादा डिवर्सिफाइड हो। नेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रैटेजी इज फिफ्थ, फॉर सिचुएशनल इन्वेस्टिंग। ये सिचुएशनल इन्वेस्टिंग वाली स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर आपको रेगुलर रिसर्च नहीं करनी है, बस कुछ सिचुएशन पर नजर रखनी है। ऐसी सिचुएशन जैसे कोई छोटी कंपनी को कोई बड़ी कंपनी खरीद ले, ऐसी डील जनरली प्रीमियम प्राइस पर होती हैं, तो ऐसे में छोटी कंपनी के शेयर्स अक्सर बढ़ते हैं। जब आप ऐसी छोटी कंपनी के शेयर ले लेते हैं, कोई ऐसी कंपनी जो किसी लीगल ट्रबल में फंसी हो, कोई ऐसी कंपनी जो कानूनी समस्याओं में हो, जो कि टेम्परेरी हो, जो सॉल्व हो सकती है, ऐसी कंपनी के स्टॉक भी आप ले सकते हैं। ऐसी कंपनी जो स्निप ऑफ यानी वैल्यू अनलॉकिंग कर रही हो, सब्सिडी कंपनी को लिस्ट कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि सिचुएशनल इन्वेस्टिंग कम करनी चाहिए। आपके मैक्सिमम स्टॉक 2 से 4 होने चाहिए। इस स्ट्रैटेजी को आपको अकेले फॉलो नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको सिर्फ सिचुएशनल स्टॉक नहीं परचेज करने हैं। इस स्ट्रैटेजी को आप किसी दूसरी स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ऑथर ने इसके अलावा एक अहम बात बताई है कि जब भी आप शेयर खरीदते हो तो आपकी सोच एक बिजनेस ओनर के जैसी होनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट को बिजनेस पार्टनर के तौर पर लेते हैं तो आपको सबसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आप इन्वेस्टिंग को एक बिजनेस के तौर पर लीजिए। तो दोस्तों, आज की बुक समरी में इतना ही एंड आई होप कि आपको ये बुक समरी पसंद आई हो। जैसी भी लगी हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन।